हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुनीता's चैनल। तो अब तक हम जो पढ़ चुके हैं उसके अंतर्गत हमने देखा जो विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं उनके अंतर्गत उनमें विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य हैं जो उनके अंतर्गत उसको फलने फूलने में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि कच्चे माल हो गए और इसके अलावा प्राकृतिक वातावरण हो गया, मनुष्य हो गए और विभिन्न प्रकार के हमने ऊपर अभी तक क्या देखा। अभी तक हमने बहुत से जो बृहत उद्योग के बारे में पढ़ा, लघु उद्योग के बारे में पढ़ा और इस प्रकार हमने विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने इससे पहले सूती वस्त्रों के बारे में पढ़ा था, औद्योगिक वस्त्रों के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ ये लौह अयस्क इस्पात के बारे में। तो अब इसी क्रम में हम कहाँ तक पहुँचे थे? हम बिल्कुल इस जो लौह इस्पात का जो भी मुख्य जो पे बात कही गई थी वो यहाँ पर आगे हमारी समाप्त हो गई थी कि जो भारत में मुख्य इस्पात है उसके बारे में हमने देखा था और साथ ही साथ इसके 4 जो राज्य थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उसे एक बार दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो 4 राज्य हैं वो लौह इस्पात के सर्वप्रमुख राज्यों के अंतर्गत गिने जाते हैं। सर्वप्रथम है पश्चिम बंगाल, फिर है उड़ीसा, फिर है झारखंड और फिर है छत्तीसगढ़। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य स्थानों पे भी ये जो लौह इस्पात फैले हुए हैं वो है जो विजयनगर में जो कर्नाटक है, कर्नाटक के अंतर्गत विजयनगर और भद्रावती नामक स्थान पे यहाँ पर लौह इस्पात है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के अंतर्गत देखा जाए तो उसमें विशाखापट्टनम नामक स्थान पर लौह इस्पातिक औद्योगिक है और तमिलनाडु में सलेम। तो इस प्रकार के स्थान हैं और विश्व स्तर पे बात की जाए तो इसके मुख्यतः जो इस्पात देखने को मिलते हैं वे मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ये कह लीजिए उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत, वो भी किधर हल्का सा पूर्वी भाग के अंतर्गत। यहाँ पे यूरोप में, जर्मनी में, साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत कहाँ पर, ब्राज़ील में और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका जो है उसके दक्षिणी भाग में और भारत के अंतर्गत, रूस के अंतर्गत और जापान के अंतर्गत और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। साथ ही साथ हम ये भी देख चुके हैं दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग के अंतर्गत। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इस्पात हैं जो कि प्रमुख तौर पर प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, अब हम जमशेदपुर के बारे में देखते हैं। क्या है जमशेदपुर के अंतर्गत इसके महत्वपूर्ण जो स्थान है वो किसके लिए विख्यात हैं? तो ये जो जमशेदपुर है ये 1947 में पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। तो प्रारंभ में जब जमशेदपुर नामक स्थान पर ये औद्योगिक कारखाने खुले तो उस समय में सिर्फ एकमात्र उत्पादन ये था, उद्योग था। और यहाँ पर क्या होता था, फ़िलहाल इसके नाम के बारे में जानेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको कहते हैं टिस्को। तो ये क्या करता था, ये टीनों का उत्पादन किया करता था और विभिन्न प्रकार के जो लौह अयस्क थे जो भी ये इस्पातों का निर्माण किया करता था। तो प्रारंभ में स्वतंत्रता के दौरान इसकी जो संख्या थी वे एक ही थी। फिर आगे चलकर कई प्रकार की खोजें हुई और विभिन्न प्रकार के उद्योगों का निर्माण हुआ, वो भी इस्पातिक उद्योगों का। तो प्रारंभ में इसका नाम जो था वो था
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में टिस्को कहते हैं। यह निजी स्वामित्व था, प्रारंभ में निजी स्वामित्व था और स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। तो सर्वप्रथम ये पहले किसी जो एक व्यक्ति थे, धनवान व्यक्ति थे, मतलब भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व उन्होंने अपने बल पर इसे खड़ा किया था, ना कि किसी सरकारी सहायता के अंतर्गत। लेकिन क्या हुआ, अब जब स्वतंत्रता भारत स्वतंत्र हो गया तो अब हर चीज़ें क्या हो गया, तो अब सब जगह जो भारतीय सरकार है उसका नियंत्रण होने लग गया। और वैसे भी ये जो औद्योगिक कंपनी है, ये एक तरीके से एक बड़ी और विशाल कंपनी है। तो भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात इस पर अपने भारत सरकार का अधिकार हो गया, या फिर ये कह सकते हैं उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लोहे इस्पात यंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम के समीप कुछ में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। तो ये अभी उसकी नींव की बात कर रहा है और उसका पृष्ठभूमि बता रहा है कि क्या हुआ। प्रारंभ में जब ये लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया तो ये कहाँ पर, इसकी भौगोलिक स्थिति बता रहा है झारखंड में सबसे पहले, जो कि बिहार से अलग हुआ है। झारखंड जो है, झारखंड की जो स्वर्ण रेखा और खरकई जो नदी थी, वहाँ पे जहाँ पे इन दो नदियों का संगम होता है, उसी के समीप क्या हुआ, एक साक्षी नामक स्थान था, वहाँ पर ये टिस्को था। वहाँ पे इसे प्रारंभ में निर्मित किया गया था, एक तरीके से उसका निर्माण वहाँ हुआ था। तो उसको शुरू में इसकी शुरुआत वहीं हुई थी। कब? वो भी 1907 में। और बाद में साचकी का नाम बदल कर जमशेदपुर रखा गया। तो ये जो वही साचकी है जो कि झारखंड में है, कहाँ पर, स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी के संगम के बीचों बीच। और इसे स्थापित कब किया गया था? 1907 में। और इसी का नाम आगे चलकर क्या नाम रख दिया, जो कि पहला इसका पुराना नाम था साक्षी और बाद में इसका नाम पड़ गया जमशेदपुर। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थापित स्थान प्राप्त है। तो क्या हुआ, अब आधुनिक समय में अभी तक जो इसकी स्थिति है, वे भौगोलिक जो इसका प्रारूप है वो इसके अनुकूल है। और देश के अंतर्गत जो ये लौह इस्पात का एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं ये एक प्रकार से सुविधा प्रदान कराता है, किसकी? इस्पात संबंधी जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं उसके अंतर्गत। आगे देखिए, ये है कुछ जमशेदपुर के लौह और इस्पात उद्योगों की अवस्थिति के बारे में, अर्थात उसकी भौगोलिक स्थिति बता रहा है। देखिए, खरकाई नदी ये है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे झीलें भी हैं, झीलें बहती हुई जाती हैं। और ये स्वर्ण रेखा नदी है, चिड़ियाघर है, और साथ ही साथ साक्षी देखिए ये है, डेल्टा इस्पात कार्य यहाँ होता है। और यहाँ पर ये क्या है, ये साथ ही साथ यहाँ पे रेलवे लाइन भी है, जिसे टाटा नगर रेलवे लाइन कहते हैं। और साथ ही साथ ये जो नदियाँ हैं, ये एक तरीके से काफ़ी लंबी है, ये देखिए।
तो मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति देखिए, यहाँ सर्वप्रथम मतलब नदी होने का अर्थ ये है कि वहाँ पे जल की जो आपूर्ति होगी वो पूर्ण होगी, और साथ ही साथ जो व्यापार होगा वो रेल के माध्यम से सामानों को आसानी से ले जाया जा सकता है, और या फिर आयात किया जा सकता है। और भी इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी है। देखिए यहाँ डाकघर है, और साथ ही साथ अस्पताल है, और यहाँ पे हवाई जहाज़ पत्तनम भी है, और विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं वो सब यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे रेल मार्ग भी है और सड़क मार्ग भी है। ठीक है, ये तो इसकी भौगोलिक स्थिति हो गई। तो अब ये क्या कहता है कि जो साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। कुछ देखिए जरूर इसके अंतर्गत भौगोलिक कारण होंगे और कुछ अन्य कारक भी होंगे। देखिए अब इसके अंदर हम खुद ही देखते हैं। यह स्थान बंगाल नगरपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोयला के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र को कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क चूना पत्थर और साथ ही साथ डालोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकाई और स्वर्ण रेखा नदी से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। तो इसकी देखिए यहाँ पे हमने देखा था ना, यहाँ पे वो साफ तौर पे लिखा गया है कि जो साक्षी है यहाँ पर उद्योग या इस्पात यंत्र स्थापित करने के महत्वपूर्ण कारक थे। तो सर्वप्रथम क्या दे रखा है, रेल मार्ग। ठीक है, और साथ ही साथ कहाँ पर, जो बंगाल है, बंगाल के नागपुर के वहाँ पे रेल मार्ग जो है उससे 32 किलोमीटर की इसकी दूरी पड़ती है। तो कहने का मतलब कि जो रेल मार्ग था उससे क्या होता है, उससे कम से कम जो व्यापार होता है वो अच्छे से होता है, और आवागमन की सुविधा होती है, सामान आने ले जाने में सहायता प्रदान करते हैं। वैसे ही वहाँ पे जैसे कि लौह अयस्क का होना आवश्यक है, कुछ ऐसी भौगोलिक स्थिति में कोयला का होना आवश्यक है, और मैग्नीज निक्षेपण जो होते हैं ये सब जब प्राप्त होते हैं तो क्या होता है, वहाँ की जो कारखाने की स्थिति होती है वो और अच्छी सुदृढ़ होती है। ये सभी कहाँ निकट हैं, ये सभी कलकत्ता के निकट थे। तो देखिए बंगाल की बात कर रहा है, ये पूर्व भारत की तरफ है। तो वहीं के ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए, अगर मानचित्र के अंदर देखा जाए तो वहीं पे देखने को मिलेगा कि जो कोयला है वहाँ उड़ीसा में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। यहाँ से इसके साथ ही साथ लौह अयस्क भी होता है, और यहाँ से जो चूना पत्थर है और साथ ही साथ माइट है और मैग्नीशियम है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से प्राप्त होती है। कहाँ से, इन भौगोलिक स्थितियों के अंतर्गत जो हमने अभी तक पढ़ी। और साथ ही साथ जो जल की आपूर्ति कौन करता है, ये जो दो नदियाँ हमने पढ़ी, स्वर्ण रेखा नदी और साथ ही साथ खरकईका की जो नदी है। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई, और जमशेदपुर में टिस्को के स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इसमें रसायन इंजनों के पुर्जों, कृषि उपकरण, मशीनों और टीन की चादरें और केबल और तार, केबल जो होते हैं वे जो टीवी वाले होते हैं वे, और तार का उत्पादन किया जाता है। तो इन सभी कारखानों में
ऐसी ऐसी चीज़ों का उत्पादन होता है, जैसे कि टीन की चादर हो गई, केबल के तार हो गए, और साथ ही केबल हो गया, मशीन हो गए, उपकरण हो गए, कृषि संबंधी उपकरण हो गए, और विभिन्न प्रकार के इंजनों के पुर्जे हो गए। तो ये सब इन सब औद्योगिक स्थलों पर निर्मित होते हैं एक तरीके से। और जब जोधपुर में टिस्को की स्थापना जब हुई, मतलब पूर्ण रूप से तो उसमें के अंतर्गत औद्योगिक बहुत से परिवर्तन आई। अब देखिए, भारत की बात कर रहा है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु एवं इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीय उत्पादक और रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। तो भारत के अंतर्गत बात की गई है कि जो लौह इस्पात हैं, औद्योगिक विकास के लिए इस पे बहुत शीघ्रता से औद्योगिक विकास हुआ है, और अभी तक उसमें प्रगति होती चली जा रही है। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय अधिकांशतः थी, वह लौह इस्पात का जो लगातार इसमें वृद्धि होती ही जा रही है, और ये उद्योग इन पर मतलब निर्भर है। और साथ ही साथ भारतीय उद्योग जो है वह बृहत अर्थात बहुत बड़ा विशाल समकालीन इस्पात संयंत्र के साथ साथ जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, साथ ही साथ लघु उद्योग के अंतर्गत भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इसमें द्वितीय उत्पादक और रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल होता है। तो प्रथम अध्यापक तो उसकी खोजबीन हो जाती है जो पृथ्वी के अंदर से निकाली जाती है। द्वितीय और जो रेलिंग मिल है, इन सब में इनकी जो भूमिका होती है एक द्वितीय चरण के अंतर्गत होती है, या कह लीजिए द्वितीय उत्पादक के अंतर्गत। देखिए, पीटर्सबर्ग के बारे में देखिए क्या बताता है। जो पीटर्सबर्ग है, ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क और मिनेसोटा के लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक जल मार्ग आदि है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है, और ग्रेट लेक्स में पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है, और ओहियो, मोनोगहेला और एल्हनी नदी से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग के में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और
एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के बीच अहोलिया नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजे जाते हैं। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये है और रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। अब देखिए पीटर्सबर्ग के बारे में क्या बता रहा है। सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति समझिए। ये कहाँ है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत है। और पीटर्सबर्ग में जो भी सुविधाएं हैं, इसकी भौगोलिक सुविधा बहुत अच्छी है। और क्या है, इसके आसपास जो पीटर्सबर्ग है उसके ऊपरी एक तो स्तर पर और गहवेला नामक एक नदी है और साथ ही साथ एल्गनो नामक जो नदी है वहाँ के मतलब आसपास ये दो नदियाँ बहती हैं। कहाँ? पीटर्सबर्ग के कारखाने के अंतर्गत। और जो पीटर्सबर्ग है ये 1500 किलोमीटर दूर है। कहाँ? ये जो भी खाने प्राप्त होते हैं, कहाँ कौन कौन सी खाने, कैसी खाने, जैसे लो अयस्क की खाने हो गई और जो मिनेसोटा हो गया, लोहा हो गया, इन सब के जो बहुत से खाने होती हैं अर्थात जो माइल्स होती हैं जिनके अंतर्गत से कोयला निकलता है। तो वैसी स्थितियाँ या वैसी भौगोलिक क्षेत्र भी वहाँ पर मौजूद है। तो इससे क्या होता है, इससे उनके जो सुविधाएं होती है वो बढ़ जाती है और सुविधाएं बढ़ने से उनकी जो भी कार्य करने की क्षमता और अधिक तीव्र गति से होती है। और साथ ही साथ वहाँ पे नौ परिवहन भी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नदियाँ है। और साथ ही साथ जल मार्ग से आवागमन भी होता है। नौ परिवहन के लिए भी अच्छा रास्ता है। तो इन सब भौगोलिक स्थिति के कारण जो पीटर्सबर्ग है वो एक लौह इस्पात के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और साथ ही साथ वहाँ पे हमने ऊपर ही देख लिया कि वहाँ पे जो रेलवे मार्ग है, नदी मार्ग है, नदी अर्थात एक जल के माध्यम से आवागमन और एक तरीके से जल की आवश्यकता भी पूर्ति होती है। तो ये सब जो महत्वपूर्ण कार्य जो पीटर्सबर्ग को एक भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है, एक सुविधाजनक वहाँ पे उद्योग स्थापित करने के, और उद्योग वहाँ स्थापित हैं। मशीनीकरण का भी उत्पादन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सूती वस्त्र के बारे में जानते हैं कि सूती वस्त्र के जो हैं ये धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, रुई और सिलक, जूट तथा पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है और उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है। रेशे उत्पादन के कच्चे माल हैं। रेशे प्रकृति तथा मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊनी और सिल्क, कपास और लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे में नायलॉन और पॉलिस्टर्स और एक्रिलिक और साथ ही साथ रेयॉन सम्मिलित है या शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। देखो ये तो सभी जानते हैं कि जो सूती वस्त्र उद्योग है ये भारत का बहुत ही अभी जो अभी तक ये इसकी वही स्थिति बनी हुई है। हालांकि अब मशीनीकरण का जो प्रचलन है वो अधिक हो चुका है। तो जो सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र के जो उद्योग होते हैं उनके अंतर्गत सर्वप्रथम की जो
आवश्यकता होती है कच्चे मालों की, वो क्या है, वो एक तरीके से कपास हो गया, जो रुई उगती हैं वे हो गई, और साथ ही साथ ऊन हो गए, ये भी सूती या फिर अन्य बुनाई वस्त्रों के अंतर्गत आते हैं। और जो सिल्क हो गए, जूट हो गए, पटसन हो गए, ये सब क्या है, ये सब वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया में सहायक फूल होते हैं। और ये वही क्या करते हैं, जूट हो गए, जैसे जूट के बैग बनते हैं, पटसन के भी विभिन्न प्रकार के चलन देखने को मिलते हैं, तो वही बातें की गई है। इनका जो वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया गया है, और साथ ही साथ जैसा कि जो कुछ वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि जो रेशे प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित हो सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये एक तरीके से वस्त्र उद्योग का ही भाग है। रेशे कैसे हो सकते हैं, या तो मानव द्वारा निर्मित हो सकते हैं, या कहने का अर्थ या तो ये वो कृत्रिम निर्माण किया गया हो, या प्राकृतिक रूप से किया जाएगा, तो उनके एक अलग से ही जो वो हो रेशमी जो कीड़े आते हैं, तो उनका पालन पोषण करना पड़ता है, फिर जाके उसमें रेशे निर्मित होते हैं। और प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास और नीलन और साथ ही साथ जूट, ये सब एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, ये मानव निर्मित है। ये प्राकृतिक निर्मित है। मानव निर्मित के अंतर्गत वो आएगा जैसे कि लाइलन हो गया, और पॉलिस्टर्स हो गया, और साथ ही साथ एक्रिलिक हो गया, रोयन हो गया, ये सब मानव निर्मित है। तो जो प्रकृति से प्राप्त है वो प्रकृति के अंदर आएगा, जो मानव से निर्मित हुए हैं वो मानव के अंतर्गत आएगा। जैसे लाइलन हो गया, ये सब हमने देख लिया। आगे देखिए, सूती वस्त्र उद्योग जो है विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई और तकनीकों एवं करधनों से बनाए जाते थे। 1800 सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटिश में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक है। तो क्या हुआ, जब अब प्राचीन समय की बात की जा रही थी कि वस्त्र निर्माण में बहुत अधिक जो भारत का स्थान है वो बहुत, मतलब उसका एक कला है बहुत प्राचीन। तो उसी जब पीछे कालक्रम को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो 18वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या हुआ था यूरोप में और इंग्लैंड के अंतर्गत, जो कि यूरोप के अंतर्गत ही आता है इंग्लैंड, तो वहाँ पे क्या होता, औद्योगिक क्रांति आई थी। वो किस वजह से, जो पावर लूम नामक एक मशीन निर्मित हुई थी, इससे क्या होता है, इससे सूत की कताई होती है, अच्छे से धागों को संरक्षित किया जाता है अलग अलग तरीके से अच्छे से, फिर उसके माध्यम से वो जो धागे एकत्रित किए जाते हैं व्यवस्थित रूप से, उससे निर्मित होते हैं कपड़े। तो कहने का अर्थ यह है, 18वीं शताब्दी में जब ऐसे मशीनीकरण निकलकर सामने आ गया, तो जो कपड़े की मांग थी वो बहुत अधिक बढ़ने लग गई थी, और इस प्रकार हमने वस्त्रों के अंतर्गत हमने देखा औद्योगिक क्रांति है, मशीनीकरण के माध्यम से हुई। और विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं जो सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि भारत की बात की गई है, भारत में ये एक प्राचीन ही इसकी कला कौशल है, और साथ ही साथ इसका जो वस्त्र उद्योग होता है या वस्त्र उद्योग के अंतर्गत इन देशों के नाम सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे जापान हो गया, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। ये सब क्या है, ये सब सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। और देखिए, भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ
से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्र का विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मसूलीपट्टनम ढाका का मलमल और मसूलीपट्टनम की छींट और कालीकट की कैलिको और साथ ही साथ बुरहानपुर और सूरत दवोदरा की सुनहरी जरी के नाम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिज़ाइन के लिए विश्व विख्यात हैं। तो ऐसी कुछ बुनाई है जो आज भी अपनी उसी अवस्था में है जिस समय प्राचीन काल में थी। कुछ ऐसी बुनाइयाँ होती हैं जो अभी भी मशीन से नहीं होती, अभी भी उनका निर्माण हाथों से होता है। तो ऐसे बहुत से स्थान हैं भारत में, और उसके अंतर्गत जो आता है जैसे ढाका हो गया, ढाका के अंतर्गत स्थान है जो ढाका है एक खुद में एक स्थान है, और वहाँ पर मलमल जो है, मलमल नामक वस्त्र का निर्माण होता है। मसूलीपट्टनम में ये प्राचीन समय की भी बात बता रहा है। मसूलीपट्टनम में क्या होता था, एक छीट होता था, मतलब कपड़े का नाम है, क्या होता था वो, उसका छीट नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि जो कपड़ा होता है ना, कपड़े के ऊपर ना कुछ छोटी छोटी छीट बनाई जाती थी, किसी फूल पत्तियों की हो गई, तो ऐसे छोटे छोटे आकृतियाँ उसमें निर्मित होती थी, उसे कहते थे छीट। ठीक है। और साथ ही साथ कालीकट के कैलिको, तो कालीकट नाम से ही इसका विदेशियों ने जब हमारे भारत में आए, एक मसालों के लिए, इन सब के व्यापार के लिए, जब उन्होंने कपड़े को देखा तो उसी को कालीकट के नाम से कैलिको करके उसका नामकरण कर दिया, जो कि सूती वस्त्र के अंतर्गत आता है। और बुरहानपुर भी ऐसे ही उद्योगों का एक उदाहरण है, किसका, सूती वस्त्रों का। ठीक है, ये देखिए, क्या आप जानते हैं, एक बार इसे हम देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं ग्रेट लैक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरोन, ओटारियो, मिशिगन और ईड है। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्वर प्रवाह पर स्थित है। तो कुछ ये झील के नाम दिए गए हैं, 5 झीलों के नाम, जिसमें से बता रहा है कि जो सुपीरियर झील है वो सबसे बड़ी है। और ये ऊर्ध्व प्रवाह से बहती है। साथ ही साथ शब्द की उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। शब्द उत्पत्ति, शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियरे से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ बुनना होता है। सूती वस्त्र के बारे में हमने देख लिया था। ये सूती वस्त्र के कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं। ऐसा ही कुछ हमने अभी ऊपर लौह इस्पात के बारे में देखा था। देखिए, सूती वस्त्र के जो महत्वपूर्ण स्थान है वो देखिए, उत्तरी अमेरिका का ये थोड़ा सा हल्का दक्षिण और पूर्व वाला स्थान। दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो इसमें ब्राज़ील दिखा रहा है, और अन्य दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। वैसे ही जो अफ्रीका है, अफ्रीका का दक्षिणी भाग भी आता है, और साथ ही साथ भारत का दक्षिणी भाग दे रखा है, भारत का पश्चिमी भाग दे रखा है, एशिया का पश्चिमी भाग दे रखा है, और यूरोप का उत्तरी भाग दे रखा है, और साथ ही साथ पूर्वी भी। और साथ ही साथ यहाँ हमने देख लिया अफ्रीका का दक्षिणी भाग। तो ये इसके महत्वपूर्ण स्थान हैं। देखिए आगे,
केवल हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनाने में अधिक समय लेता था। इसीलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण संकृति यांत्रिकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। कहने का अर्थ ये है कि जो प्राचीन समय में वस्त्रों का निर्माण होता था तो वो हस्त निर्माण होता था, अर्थात उसे हाथों की सहायता से तैयार किया जाता था। जो भी वस्त्र बनते थे सूत कताई के बाद, तो वही क्या हुआ, वो आधुनिक समय में चलकर मशीनीकरण आ गया। जब मशीनीकरण आया तो सस्ती चीज़ें तैयार होने लगे और जल्दी समय पर। तो इससे जो क्या हुआ, जो प्राचीन या फिर पुराने काल के जो जानकार थे, जो वस्तुओं को निर्मित किया करते थे अपने हाथों से, तो उनकी कीमतें ऊंची होती थी। क्योंकि वो हाथ द्वारा बनाए गए हैं हाथों से, और उसमें मतलब एक तरीके से उसमें मशीन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो उसमें परिश्रम ज़्यादा लगता है, इसलिए उसमें उसकी जो कीमत होती है वो बड़ी होती है। तो विभिन्न प्रकार के कारणों से उनमें मतलब कि प्राचीन समय से और अब के समय में बहुत परिवर्तन आता चला गया। तो हमने ये देखा, और साथ ही साथ आगे देखिए, पहली सफल संयंत्र कृत्रिम वस्त्र मिल जो मुंबई है, मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी, और कृष्ण आर्द्र जलवायु और मशीन आयात के लिए पत्तन और कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इसे उद्योग द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में ये औद्योगिक महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्र कृत्रिम रूप में किया जा सकती है, और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है। इसीलिए इस उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गए, और कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, लुधियाना, पांडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। प्रारंभ में जब मशीनीकरण आई तो जो हस्त निर्मित जो भी वस्त्र तैयार हो रहे थे तो उसकी कीमत तो अधिक थी, लेकिन क्या हुआ, अब सब लोग मशीनीकरण के आने की वजह से मशीनों द्वारा जो भी वस्त्र निर्मित किए गए उसको मतलब उसको खरीदने लगे, उसे अपनाने लगे, तो पुराने प्राचीन जो उद्योग थे उसको भूलते जा रहे थे। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग थे जो कि अभी भी इसकी ही आधार पर अपना जीवन यापन करते थे, और बहुत से जो लोग थे जो कि इसका समर्थन करते थे, जो हस्त निर्मित जो भी वस्त्र तैयार होते थे, तो उसको बचाए रखने के लिए एक तरीके से उसकी एक आवश्यकता भी होती है। उसके लिए एक मील खुला गया स्वतंत्र रूप से, और कब खुला गया, 1854 में। कहाँ पे, वो भी मुंबई में। और साथ ही साथ वहाँ की जो कारखाना वहाँ जो खुला, तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी वे अच्छी थी, और साथ ही साथ जो आर्द्र जलवायु थी और मशीनी आयात
के आयात थे, पत्तन थे और कच्चे माल की उपलब्धता थी। तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी वो उसकी अनुकूल थी और इस प्रकार वो फली फूली। और जैसे कि महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए, तो यहाँ के जो प्रदेश होते हैं महाराष्ट्र और गुजरात, ये कहाँ है, भारत के पश्चिमी भागों के अंतर्गत है। और जो मुंबई है, मुंबई तो महाराष्ट्र में ही है। तो ये सब भौगोलिक क्षेत्र इसके अंतर्गत सहायता प्रदान कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जो गुजरात है, गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, तो उसके माध्यम से विस्तृत होते चले जा रहे थे। क्योंकि जो ये कपास होता है, कपास निर्मित होता है, तो वो वहीं निर्मित होते और वहीं वो कारखाने में चले जाते। तो इन सब कुछ तो, लेकिन हालांकि फिर भी जो कृत्रिम थे, अर्थात जो मशीन से निर्मित हो रहे थे सूती वस्त्र, वो भी चल रहे थे, लेकिन फिर भी जो हस्त निर्मित था उसे भी सहायता मिल रही थी। ऐसे ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण कच्चे जो कपास है वो उनके एक तरीके से विभिन्न स्थानों से ये प्राप्त हुआ। और ये जो कपास उद्योग है वस्त्रों के, वे कहाँ कहाँ हमने देखने को मिला, हमने देखा कि वो कहाँ है, कानपुर में है, चेन्नई में है, अहमदाबाद में है, और कोयम्बटूर में है, मुंबई में है, कलकत्ता में, लुधियाना में, पानीपत में और पुदुचेरी में, इन सब स्थानों पर देखने को मिलता है।